पिछली क्लास में सीआरपीसी में हमने डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा वेलेबल ऑफेंस की परिभाषा, नॉन वेलेबल ऑफेंस के बारे में बात की, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात की, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात की और कंप्लेंट के बारे में बात। थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, वेलेबल ऑफेंस वो अपराध है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता के पीछे जो फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है, उस फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत या किसी एनफोर्सेबल लॉ के अंतर्गत उस अपराध को वेलेबल बनाया गया, जवाबदेह बनाया, दर्शाया गया। ऐसे अपराध को हम वेलेबल ऑफेंस कहते हैं। नॉन वेलेबल ऑफेंस हम ऐसे अपराधों कहते हैं जिन्हें प्रथम अनुसूची के अधीन या प्रवर्तन विधि के अधीन अजमानती बनाया गया है या दर्शाया गया। संज्ञेय अपराध हुआ है जिसे प्रथम अनुसूची के अधीन या प्रवर्तन विधि के अधीन पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है जिसमें पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती। और परिवाद एक अपराध की सूचना देने का माध्यम है जो मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, कार्रवाई करने की दृष्टि से उसको दिया जाता है, उसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। आज 3 नई टर्मिनोलॉजी पर बात करते हैं। इंक्वायरी, जिसे सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लॉज जी में डिफाइन किया। इन्वेस्टिगेशन, जिसे 2S में डिफाइन किया। और ट्रायल, जिसकी कोई परिभाषा सीआरपीसी में नहीं। सीआरपीसी सेक्शन 2 जी में का विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा की जाए। जांच की ये जो परिभाषा है, ये पूर्ण परिभाषा नहीं, बस इससे ये स्पष्ट होता है कि ये विचारण से भिन्न है। कोई भी अपराध जब घटित होता है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर वो अपराध जैसा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो हमने बताया था कि इसमें मजिस्ट्रेट जब आदेश करेगा तभी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अपराध होने के बाद प्रथम स्टेज है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है उसको धारा 2 क्लॉज H में डिफाइन किया। इसमें स्पष्ट किया कि अन्वेषण से तात्पर्य है पुलिस अधिकारी वे सब कार्रवाइयाँ जो संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट इस निमित्त प्राधिकृत करता है किया जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट होता है टू कलेक्ट एविडेंस। जब कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ, पुलिस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य रहता है कि साक्ष्य एकत्रित करें। ये साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हम सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन के संबंध में सेक्शन 157 से लेकर के सेक्शन 176 तक हम बहुत डिटेल में अलग से पृथक चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूँ कि इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए किसी साक्षी को जैसे बुलाती है, एविडेंस लेती है, उसका पुलिस के द्वारा जो ये एविडेंस लिया जाएगा वो धारा 161 सीआरपीसी में लिया जाता है। इसको हम पुलिस बयान कहते हैं, इसे पुलिस बयान कहा जाता है। ट्रायल में भी बयान होंगे, लेकिन उसमें और इन्वेस्टिगेशन के बयानों में बहुत अंतर है। इन्वेस्टिगेशन के बयान अपराध कमिट होने के बाद पुलिस के द्वारा लिए जाते हैं और ये ऑन ओथ नहीं होते, इसमें कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। जबकि ट्रायल में जो बयान होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें शपथ पर वो ऐसा साक्षी होता है। दूसरी बात, पुलिस के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं उस पर बयान देने वाले व्यक्ति के सिग्नेचर नहीं होते। लेकिन सेक्शन 162 में हम फिर इसमें पढ़ेंगे
ऐसे बयानों का उपयोग साक्षी का खंडन करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन कराने के लिए और उसका कंफर्मेशन कराने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसलिए जैसे कोई ऑफेंस कमिट हुआ, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होगी। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो मामले से के तथ्यों से परिचित व्यक्तियों को अपने समक्ष बयान के लिए उपलब्ध के लिए नोटिस जारी करेगा। कोई साक्षी जिसका बयान वो रिकॉर्ड करना चाहता है तो पुलिस के द्वारा वो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बयान धारा 161 CRPC के अंदर रिकॉर्ड होता है, जिसको हम पुलिस बयान कहते हैं। इस पर साक्षी को कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है। लेकिन इस पुलिस बयान का कोई महत्व नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पुलिस बयान धारा 162 CRPC के अनुसार हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन और कंफर्मेशन कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इंक्वायरी क्या है? जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, धारा 173(2) में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट, जिसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, ये रिपोर्ट कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की, तब मजिस्ट्रेट के द्वारा ये देखा जाएगा कि जो रिपोर्ट इसके समक्ष आई है, क्या जो तथ्य उसमें रिलेट किए गए, उन तथ्यों से वो तथ्य की सत्यता या असत्यता क्या है, इसको कंफर्म करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है या उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाता है? इंक्वायरी कहलाता है। इंक्वायरी सदैव मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाएगी। जैसे ही इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण है चार्ज। जो चार्ज की स्टेज है उसमें कोर्ट इस बात की इंक्वायरी करता है जो इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आए हैं, क्या वो आरोप जो पुलिस ने दिए लगा के 173(2) में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, क्या उन्हीं आधार पर चार्ज लगाया है या इसमें कोई कमी या कोई एडिशन हो सकता है। तो ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं इंक्वायरी। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसे ट्रायल के दौरान में भी कई ऐसे प्रार्थना पत्र लगते हैं जिसके अंतर्गत न्यायालय इस बात की इंक्वायरी करती है कि क्या फैक्ट्स जो जिस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, ऐसे कोई फैक्ट्स हैं जिसे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए या नहीं स्वीकार किया जाए। ऐसी स्टेज को भी हम क्या कहते हैं? इंक्वायरी की संज्ञा लेते हैं। लेकिन ऑफेंस कमिट होने के बाद फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन और सेकंड स्टेज कहलाती है इंक्वायरी। अब जैसे ही चार्ज लग गया, चार्ज लगने के बाद सबसे पहले न्यायालय के द्वारा प्रोसिक्यूशन की एविडेंस ली जाती है। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस लेने के बाद में बयान मुलजिम होते हैं, डिफेंस की एविडेंस होती है, और उसके बाद बयान मुलजिम होते हैं और उसके बाद जो है बहस होती है। तो ट्रायल की CRPC में ऐसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं दी गई। ट्रायल किसी ऑफेंस की कमिट होने के बाद में थर्ड स्टेज कहलाता है। ऑफेंस की कोई थर्ड स्टेज है वो ट्रायल की। फर्क क्या है? इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट, इन तीनों में अंतर है। इंक्वायरी का जो ऑब्जेक्ट है वो तथ्य की सत्यता व असत्यता का पता लगाना होता है, यानी ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द फैक्ट्स के ऊपर हम जब बात करते हैं तो कहते हैं इंक्वायरी की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है टू कलेक्ट एविडेंस, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और अभियुक्त को दोषित या दोषमुक्त करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसको हम ट्रायल कहते हैं। दोषित या दोषमुक्त, कन्विक्शन या एक्विटल की जहाँ मामला है उसे हम ट्रायल की संज्ञा। इंक्वायरी की नेचर सदैव जुडिशियल होती है, न्यायिक होती है। इन्वेस्टिगेशन अन्यायिक नेचर का होता है। क्यों अन्यायिक है? क्योंकि इसके अंदर एविडेंस कलेक्ट करने का काम पुलिस के द्वारा किया जाता है, जैसा मैंने अभी पहले बताया, चतुर्थ कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए इसके अंदर जो कार्रवाई की जा रही है उसकी प्रकृति अन्यायिक की मानी गई, जबकि ट्रायल जो है वो पुनः एक न्यायिक प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है क्या, इसको डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज I CRPC।
धारा 2 क्लॉज आई के अनुसार न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत ऐसी कोई कार्रवाई आती है जिसमें कोई एविडेंस वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। तो ट्रायल के दौरान जब कोई एविडेंस होगी वो ऑन होगी, इसलिए ट्रायल की नेचर को क्या माना गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है, उसकी प्रकृति न्यायिक मानी जाती है। आपके सिलेबस में 4 ट्रायल्स हैं जिसमें हम अलग से पृथक रूप से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कौन कौन सी? सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल फिर 2 भागों में बटी होगी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वारंट ट्रायल और कंप्लेंट के आधार पर वारंट ट्रायल। तीसरा आप पढ़ेंगे समन ट्रायल, इन सब ट्रायल में भी भिन्नता है। और चौथी हम पढ़ेंगे समरी ट्रायल। ये विस्तृत रूप से हम टॉपिक वाइज अलग अलग 4 ट्रायल्स के बारे में विस्तृत रूप से बाद में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस में ये 4 तरह की ट्रायल्स हैं। ऑब्जेक्ट इसका मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट इसका उद्देश्य होता है कि अभियुक्त को दोषित किया जाए या दोषमुक्त किया जाए। ये इंक्वायरी से भिन्न है, जैसा कि इंक्वायरी की परिभाषा से स्पष्ट है। इसके अलावा डेफिनेशन क्लॉज से अंतर्गत अब 2-3 डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट जो सीआरपीसी में आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि वो सीआरपीसी के अंदर जगह जगह ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी, इसलिए इन टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना डेफिनेशन क्लॉज के माध्यम से जरूरी है। एक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक सेक्शन 24 एंड सेक्शन 2U, सेक्शन 2U और सेक्शन 24 में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? धारा 2 क्लॉज यूज में स्पष्ट किया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वह धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से इसका तात्पर्य है, और इसके अंतर्गत ऐसे लोक अभियोजक के निर्देशों के अंतर्गत काम करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। सीआरपीसी सेक्शन 24 के अनुसार लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। सेक्शन 24 के अनुसार प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस हाई कोर्ट से परामर्श करके केंद्र या राज्य सरकार की ओर से उस हाई कोर्ट में किसी अभियोजन, अपील या किसी अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। सेक्शन 24 क्लॉज 1 के अनुसार लोक अभियोजक की अपॉइंटमेंट सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में हो। अभियोजन की ओर से पैरवी करने के लिए इस की अपॉइंटमेंट की जाती है। 24 क्लॉज 2 के अनुसार केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या वर्ग के मामले का संचालन करने के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। 24 क्लॉज 3 में प्रावधान किया कि जिस प्रकार केंद्र सरकार जिले में या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या वर्ग के मामले का संचालन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है, उसी तरह जिले के अंतर्गत राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। इन लोक अभियोजक की नियुक्ति कैसे होती है
उसके लिए 24(4) में प्रावधान जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय से परामर्श करने के बाद ऐसे व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करता है जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह से तैयार किए गए पैनल में नहीं है, ऐसा व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ पर किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का कोई नियमित कार्य है तो 24(5)(6) के अनुसार वह राज्य सरकार ऐसा कार्य गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही किसी को लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। 24(7) इनकी अनुभव के बारे में बात करते हैं कि कौन ऐसा अधिवक्ता है जो कि लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। 24(7) में स्पष्ट किया कि लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र कोई व्यक्ति तभी हो सकता है जबकि ऐसे व्यक्ति ने कम से कम 60 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का अनुभव उसको प्राप्त है। अगर 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किए गए पैनल में ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता। कम से कम 7 इयर्स ऐसे व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना, 7 वर्ष का ऐसे व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना जरूरी है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले के लिए या वर्ग के किसी मामले के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जिसको 10 वर्ष से कम 10 वर्ष का वकालत का अनुभव है, विधि व्यवसाय का अनुभव है, उसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो विशेष लोक अभियोजक विशेष न्यायालयों में नियुक्त होते हैं। विशेष लोक अभियोजक विशेष न्यायालयों में नियुक्त होते हैं, जैसे SC/ST कोर्ट है एक्सेट्रा यहाँ पर विशेष कोर्ट किसी अधीन एक्ट बनाई गई है, उसके अधीन किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त किया जाना है तो कम से कम उसके पास 10 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव होना जरूरी है। जबकि अगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ पर अगर अपॉइंट होना है तो कम से कम उसके पास 7 साल का जो है विधि व्यवसाय का अनुभव होना जरूरी है। तो सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया कि पूरी तरह से कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है कौन अपॉइंट हो सकता है, इसके लिए कार्य अनुभव कितना होना चाहिए, उसके बारे में व्यवस्था सेक्शन 24 CRPC के अंदर की। इसी तरह से यहाँ पर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में अभियोजन का संचालन करने के लिए लोक अभियोजक की अपॉइंटमेंट होती है या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक की अपॉइंटमेंट होती है। सेक्शन 25 के अनुसार, सेक्शन 25 CRPC के अनुसार मजिस्ट्रेट कोर्टों में प्रत्येक जिले में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं उनमें अभियोजन का संचालन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार भी ऐसे मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी मामले या वर्ग के मामले का संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होता, लेकिन CRPC सेक्शन 25 क्लॉज 3 में कुछ परिस्थितियां बता रखी है जहां पर किसी पुलिस ऑफिसर को भी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
जहाँ पर किसी मामले के में अभियोजन का संचालन करने के प्रयोजन के लिए यदि सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वहाँ जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को जो उस मामले का भाषात्मक सहायक लोक अभियोजक है उसको ऐसे पुलिस अधिकारी को क्या कर सकता है, उस मामले में सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकता है। लेकिन ऐसे पुलिस अधिकारी ने आवश्यक रूप से उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं लिया होना चाहिए और ऐसा पुलिस अधिकारी कम से कम पुलिस निरीक्षक रैंक का अधिकारी होना चाहिए, तभी उसको सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता। इसी डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत लास्ट 2 डेफिनेशंस पे और हम चर्चा करते हैं, वह है समन मामला और वारंट मामला। समन मामला CRPC सेक्शन 2 W में डिफाइन किया, क्योंकि हम समन ट्रायल पढ़ेंगे उससे पहले हमको समन मामला समझ में आना चाहिए। समन मामला है क्या? धारा 2 W के अनुसार ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। इसलिए हमें पहले समझना पड़ेगा वारंट ट्रायल क्या है, वारंट मामला क्या है। धारा 2(x) में इसको डिफाइन किया। वारंट मामले से तात्पर्य ऐसे मामले से है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास व 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से किसी दंडनीय अपराध से संबंधित है, उनको वारंट मामला कहते हैं। अब जो मामला वारंट मामला नहीं है वो क्या का समन मामला, अर्थात ऐसे मामले जिनमें 2 वर्ष तक के कारावास की सजा दिए जाने का प्रावधान है, उन मामलों को समन मामला कहा। इनकी विस्तृत रूप से हम ट्रायल के अंदर चर्चा करेंगे। तो यहाँ आज हमने ब्रीफ रूप से हमारा CRPC का जो परिभाषा का जो चैप्टर है उसको समाप्त किया है। इन परिभाषाओं के माध्यम से CRPC के अंदर इन शब्दों का जगह जगह उपयोग हुआ, उनको कुछ ब्रीफ रूप से समझने का हमने प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम कोर्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे।